पहला, पर्यावरण और उसका बुनियादी ढांचा। दूसरा, फसलों की टीम यानी हमारा क्रॉप रोस्टर। और तीसरा, वो खास रणनीतिक तकनीकें जो किसान अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, पर्यावरण और बुनियादी ढांचा। किसी भी खेल को जीतने के लिए पहले मैदान को समझना जरूरी है ना? तकनीकी शब्दों की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात समझते हैं। कृषि असल में है क्या? ये एक साथ एक कला है, एक विज्ञान है और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इसका सीधा सा मकसद है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके भोजन, चारे, कपड़े और आश्रय जैसी हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, खेती में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जाहिर है, पानी और मिट्टी। इस स्लाइड में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, जैसे एरिड रीजन यानी शुष्क क्षेत्र, वो जगह है जहां बारिश का पानी जमीन से भाप बनकर उड़ने वाले पानी से भी कम होता है, और एरिडिटी तो वहां की एक परमानेंट समस्या बन जाती है। फिर आती है बारानी मिट्टी, जिसका मतलब ही है कि वहां सिंचाई का इकलौता सहारा सिर्फ और सिर्फ बारिश है। लेकिन इन सब में सबसे कमाल की चीज है कैपिलरी वाटर या केशिका जल। ये वो पानी है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ मिट्टी के कणों से चिपका रहता है, और सच मानिए, पौधों को बढ़ने के लिए असल में सिर्फ यही पानी मिल पाता है। कुदरत के बाद अब बात करते हैं इंसानी दिमाग की। जमीन को एक खास आकार दिया जाता है जिसे बेसिन कहते हैं। ये मेड़ों से घिरा हुआ एक समतल हिस्सा होता है ताकि पानी टिक सके। और सिर्फ जमीन ही नहीं, समय की भी एक परफेक्ट टाइमिंग होती है जिसे बेस पीरियड कहते हैं। बीज बोने से पहले जो पहली बार पानी दिया जाता है, वहां से लेकर कटाई से पहले के आखिरी पानी तक का पूरा समय यही बेस पीरियड कहलाता है। भाग 2, क्रॉप रोस्टर। मैदान तैयार है तो अब वक्त है अपनी टीम के खिलाड़ियों यानी फसलों से मिलने का। यहां रणनीति बहुत ही साफ और दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास कैश क्रॉप्स और कैच क्रॉप्स हैं। नाम से ही पता चलता है, कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें वो हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास या जूट। ये कमाई के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए और मुख्य फसल बर्बाद हो जाए, तब क्या? यहीं पर कैच क्रॉप्स एक इमरजेंसी बैकअप की तरह मैदान में उतरती हैं। मूंग, उड़द या प्याज जैसी ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और कम समय में तैयार होकर नुकसान की भरपाई कर देती हैं। है ना शानदार बैकअप प्लान? अब जरा इस टीम वर्क को देखिए। नर्स क्रॉप्स और कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नर्स क्रॉप बिल्कुल एक गार्जियन की तरह काम करती है, जैसे मटर के साथ सरसों को उगाना, जहां सरसों दूसरी फसल को सहारा और छाया देती है। लेकिन पूरक फसलें या कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स तो एक कदम और आगे हैं। यहां दोनों का फायदा होता है। ज्वार और लोबिया को साथ लगाने पर ज्वार को लोबिया से जरूरी नाइट्रोजन मिल जाता है, और लोबिया को खड़े रहने के लिए ज्वार का सहारा। ये प्रकृति का अपना म्यूचुअल फंड है, जहां दोनों का फायदा पक्का है। खेती में जमीन का एक भी कोना बेकार नहीं जाता। खेत की सड़कों और बाउंड्री के किनारे भी जो फसलें उगाई जाती हैं, उन्हें एवेन्यू क्रॉप्स कहते हैं। अरहर और ग्लिरिसीडिया इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ प्रोडक्शन भी। अब अगर हम एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाते रहें तो मिट्टी थक जाती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ब्रेक क्रॉप्स को लाया जाता है। ये बिल्कुल कंप्यूटर को रीबूट करने जैसा है। इनका काम खेत की पुरानी स्थिति को तोड़कर मिट्टी के संतुलन को वापस सेट करना होता है। और इस पूरी टीम की सफलता की चाबी कहाँ छुपी है? वो है बेसिक सीड यानी बुनियादी बीज। ये प्री बेसिक बीज की अगली पीढ़ी होती है, और इसे इतने ध्यान से तैयार किया जाता है ताकि फसल की आनुवंशिक शुद्धता यानी उसकी जेनेटिक प्योरिटी 100% बनी रहे। शुरुआत सही तो अंत भी सही। भाग 3, रणनीतिक कृषि तकनीकें। चलिए अब उन खास दांव पेंचों को देखते हैं जो किसान खेत में इस्तेमाल करते हैं। ये जमीन पर होने वाले कुछ सबसे बुनियादी काम हैं। एरेबल फार्मिंग उस तरीके को कहते हैं जहां सिर्फ वही फसलें उगाई जाती हैं जिनके लिए मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करना जरूरी होता है। और फिर है ब्रॉडकास्टिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराने जमाने से चला आ रहा है। हाथों से पूरे खेत में बीज बिखेरना और फिर हल या पाटा चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला देना। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब खेला जाता है जब मैदान पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसे हम अदृश्य रणनीति कह सकते हैं। और यही ब्लाइंड होइंग यानी अंधी गुड़ाई का कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि बीज तो बो दिया गया है, लेकिन नन्हे पौधे अभी मिट्टी से बाहर नहीं आए हैं। इसी बीच गुड़ाई कर दी जाती है।
आलू और गन्ने में अक्सर ऐसा होता है। ये एक तरह का प्रोएक्टिव डिफेंस है। पौधे के बाहर आने से पहले ही मिट्टी को उसके लिए एकदम परफेक्ट और सुरक्षित बना दिया जाता है। खेत के स्पेस को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी एक बड़ा गेम चेंजर है। पेड रो क्रॉपिंग में खास तौर पर सूखी जमीन में नमी को बचाने के लिए तीसरी लाइन को हटा देते हैं और फसलों को जोड़ियों में उगाते हैं। और स्किप क्रॉपिंग तो और भी कमाल है। इसमें बुआई करते समय जानबूझकर पूरी की पूरी एक लाइन खाली छोड़ दी जाती है। ऐसा करने से पौधों को हवा, धूप और सबसे जरूरी चीज पानी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मौसम से लड़ने, सही फसल चुनने और इतनी बारीकी से तकनीकें लगाने के बाद सवाल यह है कि इस पूरी मेहनत का असल रिजल्ट क्या है? हम नापते कैसे हैं कि हमारी रणनीति सफल रही या नहीं? और इस सवाल का एक ही वैज्ञानिक जवाब है, बायोलॉजिकल यील्ड या जैविक उपज। इसे ऐसे समझिए, एक पौधे ने सूरज की रोशनी और मिट्टी के न्यूट्रिएंट से कुल जितना भी ड्राई मैटर यानी अपना पूरा शरीर बनाया, उसमें से उसकी अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा खर्च हुई उसे घटा दीजिए। जो बचता है वही असली बायोलॉजिकल यील्ड है। यही सफलता का अंतिम पैमाना है। और यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती सामने आती है। क्या हमारी आने वाली कृषि रणनीतियां कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे पौधों की इस खर्च होने वाली ऊर्जा यानी रेस्पिरेशन को और भी कम किया जा सके, ताकि हमारी बायोलॉजिकल यील्ड और भी ज्यादा बढ़ सके? सोचने वाली बात है, और शायद यही सवाल कृषि विज्ञान के अगले